नमस्कार दोस्तों, हम ये सुपर टेट का ये क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि ये आविष्कार और उनके जनक के बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। कब किया था? तो 1878 में किया था। उसके बाद से ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रैक्टर का आविष्कार रॉबर्ट फार्मिन ने किया था यूएस के 1892 में। उसके बाद से स्टील हेनरी बेसेसर, ये ब्रिटेन के है, 1855 में किया था। उसके बाद से यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम इसको जानेंगे। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था वो हम जानेंगे। किसने किया था बताइए? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम ने किया था। ये वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से टेलीविज़न की खोज किसने किया था? टेलीविज़न की खोज जे एड बेयर ने किया था। और ये जे एड बेयर ने किया था, ये किस देश के थे? ये ब्रिटेन के थे, 1926 ईस्वी में किए थे। उसके बाद से ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था? तो जॉन बर्डिन और विलियम शार्कले ने किया था। उसके बाद से हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। आगे कह रहा है कि टाइपराइट की खोज किसने किया था? तो पेलेग्रिन टेरी जो इटली के थे, 1808 में। उसके बाद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डेनियल और गेबरियल और फारेनहाइट ने किया था। तो उसके बाद से आगे चलेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रांसफार्मर को देख लेंगे। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था? तो ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था? तो ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल फैराडे ब्रिटेन के हैं और 1831 ईस्वी में। विद्युत पंखा का व्हीलर जो यूएस के है, 1776 में किए थे। हेलीकॉप्टर को देख लेंगे। ER मोमोफोर्ड जो ये फ्रांस के थे। उसके बाद से पेंसिलिन वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेंसिल वाला, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो इंग्लैंड के थे, 1918 में। उसके बाद से आगे नंबर हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ये कह रहा है कि लेजर की खोज किसने किया था? तो लेजर की खोज किसने किया था वो पूछ रहा है। तो थियोडोर मेमन ने किए थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस यूएस के रहने वाले हैं, 1960 ईस्वी में। उसके बाद से हम जो अन्य कह रहा है कि सहायक अध्यापक और अन्य राज्य के अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इधर हम लोग का क्वेश्चन है। आ जाए। कह रहा है कि प्राकृतिक बहुलक एकलक होता है। प्राकृतिक रबड़ एक लक होता है, क्या होता है? तो आइसोप्रीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिमाण स्वरूप खोज किया गया। तो खोज क्या किया गया? परमाणु में नाभिक का किसका खोज किया गया? तो परमाणु में नाभिक का खोज किया गया है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, अपने आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है, ये देख लेंगे। कह रहा है कि परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इंग्लिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण प्रपत्र पर अल्फा कणों की बमबारी के प्रयोग किए। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकल गया है कि परमाणु का कुछ धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में
एक अति सूक्ष्म स्थान से संचित है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। उसके बाद से रदरफोर्ड कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिमाण स्वरूप परमाणु के नाभिक का खोज किया गया। उसके बाद से तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन क्या कहलाता है बताइए, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है वही लिखा है, कह रहा है कि कांचा रेशा बनाने के लिए रेशम कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। भारत का रेशम उत्पादन में विश्व का 5वां स्थान है। भारत में रेशम कीट की 4 जातियाँ पाई जाती है। ये सब उनकी 4 जाति है। बॉम्बिक्स मराई जो शहतूत का रेशम कीट होता है पहला, और दूसरा कह रहा है कि एंथेरिया पेफिया टसर रेशम कीट। उसके बाद से तीसरा होता है फलोसामिया रिफिनी। उसके बाद से 5वां होता है एंथीरिया आसमा मूंगा रेशम कीट। उसके बाद से चौथे नंबर क्वेश्चन पाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे कैसे प्राप्त होते हैं बताइए? आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दलपुंज से, बीज चोल से और फल भित्ति से। किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीज चोल से प्राप्त होते हैं। जो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो बीज चोल से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि कपास के रेशे बीज चोल से प्राप्त किए जाते हैं। कपास एक नगदी फसल है जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। उसके बाद से 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। प्रकृति के लिए विज्ञान के लिए क्या मान्यता है? ऑप्शन नंबर प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है वास्तविकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविकता। उसके बाद से कह रहा है कि प्रकृति ने वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। जो प्रकृतिकवादियों ने वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष बल दिया, उनके सिद्धांत में शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति को जानना इनमें से विज्ञान को वो वास्तविक माना जाता है। उसी प्रकार उसी के अनुसार शिक्षा प्रणाली को विकास करने पर बल दिया गया। इसलिए प्रकृतिवादियों को शिक्षा का भौतिकवाद भी कहा जाता है। प्रकृति का सिद्धांत प्रकृति के आसपास ही घूमता है। प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रणेता जीन रूसो और प्रकृति के शैक्षिक सिद्धांतों की व्याख्या अपने पुस्तक किसमें की है? अपने पुस्तक एमिल में उन्होंने 1779 में की। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है। अगर निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है तो केल्विन स्केल पर ताप में क्या परिवर्तन होगा वह पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 50 के ही होगा, ठीक। उसके बाद से 7 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। कह रहा है कि जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन सा भौतिक उत्तरदायी है? तो जल की कठोरता के लिए कौन यौगिक उत्तरदायी है वो हमें बताना है। कह रहा है कि MgHCO3 और 2 यही उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आयोडीन होता है ना,
वह किसे होता है? आयोडीन का उपयोग घावों के लिए किया जाता है। और उसके बाद से जो मरकरी होते हैं ना, तापमापियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो अल्मुनियम होती है ना, खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी में, हाँ, पैकेजिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन, ये जल शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्लास्टिक से सामान्यतः विशिष्ट गुण है। प्लास्टिक से सामान्यतः विशिष्ट गुण है, कौन सा विशिष्ट गुण है? कह रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ये इसका डी हो जाएगा। कह रहा है कि टिकाऊ वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील होती है। उसके बाद से देख लेंगे। कह रहा है कि अच्छी प्लास्टिक के सामान्य गुण है। प्लास्टिक किसी भी प्रकार की क्रिया न करे, वजन में हल्की होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, ये सूची को हमें मिलान करना है। तो कह रहा है कि फर्स्ट सूची को सेकेंड सूची से हमें क्या करना है? मिलान करना है। जो कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किससे है? तो पेंसिलिन से है। पहला का 4th नंबर हो जाएगा। उसके बाद से जो एडवर्ड जेनर कह रहा है, एडवर्ड जेनर का संबंध किसे से है? एडवर्ड जेनर का संबंध किसे से है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से है। किससे है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से है। उसके बाद से जो कह रहा है कि लुई पास्चर है ना, लुई पास्चर का संबंध किससे है? तो लुई पास्चर का संबंध किससे है? लुई पास्चर का संबंध किससे है? लुई पास्चर का संबंध ये किण्वन से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद से रॉबर्ट कोच है ना, रॉबर्ट कोच का संबंध किससे हो जाएंगे? तो रॉबर्ट कोच का संबंध किससे हो जाएगा? एंथ्रेक्स जीवाणु से हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कह रहा है वही सब दिया है। यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोज को सही मिलान करना है। वही कह रहा है, यहाँ पर वही दिया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिल की खोज किए थे। उसके बाद एडवर्ड जेनर चेचक का टीका की खोज किए थे। लुई पास्चर किण्वन, और उसके बाद से रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज किए थे। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। तो कौन सा पोषक है? बताइए कौन सा पोषक है, बताना है हमें। बताइए कौन सा पोषक है? इधर दिया है, इधर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर डी हो। कारक उर्वरकों के उपलब्ध फसलों के लिए पोषक पदार्थ है। तो कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। उसके बाद से हम आगे वाले क्वेश्चन पर जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्त रुक जाता है। क्यों? क्योंकि फिटकिरी रक्त को स्कंदन करके थाका बना देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद से 19 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का कुचालक के लिए करते हैं। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत का कुचालक के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद से 20 नंबर क्वेश्चन ये देख लेंगे, पढ़ लेंगे। कह रहा है कि विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्ट है जो फिनाल के एनडीहाइड से एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा बनता है। इसका उपयोग विद्युत स्विचों में किया जाता है। उसके बाद से 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि
कह रहा है कि घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है जो एलईडी होता है ना, एलईडी बेहतर है और अच्छा है क्योंकि सीएफएल में विषैला पदार्थ होता है। तो यही सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि एलईडी का फुल फॉर्म जानेंगे। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। उसके बाद सीएफएल ये कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। उसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डॉक्टर अति अम्लता का प्रयोग करके उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्यतः घटक है, इनमें मुख्यतः घटक क्या है? CaCO3 का। तो CaCO3 का है, उसको CaCO3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये सब दिया है, कह रहा है कि बहुलक दिया है, एकलक दिया है, एकलक। उसके बाद से कह रहा है कि PNA जो होता है ना, एक्रिनो नाइट्राइल होता है। उसके बाद से जो प्राकृतिक रबड़ होती है ना, जो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन होती है। उसके बाद से नाइलॉन 6 जो होता है वह केप्रोलेक्टस होता है। उसके बाद से PBC होता है ना, वह क्लोरोएन्थीन होता है। तो ये मिलान किया गया है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, कि लुई पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, इनमें से कोई नहीं। तो लीवेनहॉक ने। तो क्या कह रहे हैं? जीवाणुओं के जन्मदाता को याद करने का ट्रिक भी जानेंगे। तो कहने का मतलब जीने का सभी के पास हक है। तो जीवाणुओं के खोजकर्ता लीवेनहॉक हो जाएंगे। कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की और लुई पास्चर ने निर्जलीकरण पर आधारित पाश्चराइजेशन का सिद्धांत दिया। उसके बाद से 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्ट बहुलक का उदाहरण है। तो थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्ट बहुलक उदाहरण किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी। ऑप्शन नंबर जो ये बी है। कह रहा है कि बेकेलाइट और पॉलीस्टाइरीन होता है। थर्मोप्लास्ट। तो कह रहा है कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण है बेकेलाइट और पॉलीस्टाइरीन। उसके बाद से हम आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। जो बेकेलाइट है ना, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, जबकि पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार तो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है परंतु पिघल जाते हैं, परंतु पुनः ठोस आकार ग्रहण करने पर उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक बार बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और वह ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। उसके बाद से 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड समय मिलाना है। तो कह रहा है कि जो गैसोलीन होता है ना, वह गैसोलीन क्या होता है? C4 और C9 होता है। जो गैसोलीन होता है वो C4, हाँ, तो जो गैसोलीन होता है वो क्या होता है? वो C4 होता है और C9 होता है। उसके बाद से जो केरोसिन होता है ना, केरोसिन क्या होता है? केरोसिन होता है C8 और 616 होता है। ये हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद से जो कह रहा है कि भारी तेल जो होता है ना, भारी तेल, तो भारी तेल कौन हो जाएगा? भारी तेल कौन सा हो जाएगा? भारी तेल ये हो जाएगा, ये वाला C16 और C30। उसके बाद से डीजल जो होता है ना, 610 और 618 होता है। उसके बाद से ये मिला लेंगे, कौन सा विकल्प मिल रहा है ये हम देख लेंगे।
यही है ना, यहाँ पर मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा का, पहला का दूसरा का वही मिला है। गैसोलीन क्या है? गैसोलीन C4 और 6 9 होता है। उसके बाद से केरोसिन होता है 6 8 और 6 16 होता है। उसके बाद से जो डीजल होता है ना 6 10 और 6 18 होता है। उसके बाद से जो भारी जल होता है 6 16 और 6 30 होता है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। कौन? कह रहा है कि कौन फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? तो जो चाना वाली मटर चाना होती है ना फसल, वह नाइट्रोजन युक्त बनाती है। तो ऑप्शन इसके कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिससे मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाता है। उपयुक्त में से चाना दलहनी फसल है। उपयुक्त कौन सा है? उसके बाद से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? जो पॉलीथीन होता है ना, वो किसका बहुलक होता है? तो एथिलीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि पॉलीथिलीन को वास्तव में पॉलीथिलीन कहा जाता है। यह एथिलीन का बहुलक होता है। C2H4N होता है। उसके बाद से क्या कह रहा है? उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि पैरासीटामोल होता है ना, वह पूछ रहा है कि वह किस, जो पैरासीटामोल होता है वो पूछ रहा है कि, कह रहा है कि जो पैरासीटामोल होता है वह किसका बहुलक होता है? तो कह रहा है कि प्रतिपादक तथा दर्दनाशक होता है। जो वो दर्दनाशक होता है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जो घाव होते हैं ना, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो घाव के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे घाव का अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। और ओकालॉजी कैंसर का अध्ययन और डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर का अध्ययन को ओकालॉजी कहते हैं और त्वचा का अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद से आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहे हैं कि चींटियों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों को अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी कहते हैं। तो चींटियों को अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों को अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चींटियों के अध्ययन को मर्मिलोलॉजी कहते हैं। हर्मिटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप वर्ग आते हैं। उसके बाद से उभयचर और रेप्टाइल का अध्ययन निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड का अध्ययन तथा निडोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद से 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है? तो किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्डियोलॉजी विभाग। क्या होता है? कार्डियोलॉजी विभाग। कह रहा है अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होता है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CT स्कैनिंग में उपयोग होता है। तो CT स्कैनिंग में किसका उपयोग होता है वो हमें बताना है। तो जो एक्सरे का उपयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? तो एक्सरे का प्रयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे चलेंगे। कह रहा है कि CT स्कैन या कम्प्यूटेड
डोमोटोग्राफ विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा और रोगों का पता लगाया जाता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि मक्खन और कोलाइड का कह रहा है कि मक्खन और कोलाइड मक्खन और कोलाइड कब बनता है। मक्खन और कोलाइड कब बनता है, तो जब वसा की गुलिकाएं पानी में क्या करती है, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाती है। यहाँ से इधर पढ़ेंगे। कह रहा है कि मक्खन कोलाइड तब बनता है जब मक्खन की वसा गुलिकाएं पानी में छितरा जाती है, अर्थात जल में वसा गुलिकाओं के फैल जाने पर मक्खन के कोलाइड विलयन का निर्माण होता है। उसके बाद से 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 51 नंबर